हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है माय बायोलॉजी क्लासेस में, जिसमें आपको मिलेंगी तरह तरह की विशेष प्रकार की जानकारियाँ जो आपको साइंस पढ़ते समय होती है। आज अभी तक बहुत प्रकार की दिक्कतें, आपको जो चीज़ें नहीं समझ में आती, आप 9th से 10th में आ जाते हैं, लेकिन फिर भी आपके कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे ऐसे होते हैं जो कि क्लियर नहीं हो पाते। तो इन सभी प्रकार की दिक्कतों का समाधान होगा सिर्फ और सिर्फ माय बायोलॉजी क्लासेस में। तो हमारे चैनल को पूरा देखिए और साथ साथ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका लाइक सब्सक्राइब ही हमारे लिए सब कुछ है। और बढ़िया से मन लगा कर पढ़िए। और हमारा ये जो माय बायोलॉजी क्लासेस है, इसके लिए एक विशेष डिस्क्रिप्शन ये है कि ये ऑल बोर्ड के लिए चलता है, क्योंकि इस समय भारत सरकार के द्वारा NCERT बोर्ड लागू कर दिया गया है। तो चाहे CBSE बोर्ड हो, चाहे UP बोर्ड हो, वो सभी के लिए ये चैनल अलाउ है। तो आइए चलो करते हैं आज का हम अपना क्लास। आज का हमारा क्लास 10th का है, जिसमें हम आज अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहले लेक्चर में हमने आप सभी को बायोलॉजी का होल डिस्क्रिप्शन बता दिया था कि व्हाट इज़ बायोलॉजी, हु इज डिस्कवर बायोलॉजी, व्हाट मीन्स ऑफ बायोलॉजी एंड हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के बारे में सारी जानकारियाँ हमने आपको दे दी थी। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। हाई स्कूल के सबसे पहला हमारा चैप्टर जो है चैप्टर फर्स्ट, लाइफ प्रोसेस, अध्याय 1, जीवन की प्रक्रिया, कि आखिर जीवन होता क्या है। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन की क्लास में आपको बताया कि बायोलॉजी दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है, एक बायो और एक लॉगस। बायो का मतलब होता है जीव, जीवन, लिविंग बीइंग, मतलब लिविंग बीइंग मतलब कि जीवधारी। तो जीवधारी हमने बताया था, जीवधारी के हमने आपको कुछ लक्षण बताए थे कि आखिर जीवधारी कौन, आखिर जीवधारी कौन। जीवधारी कौन है? जो श्वास ले सके। जीवधारी कौन है? जो वृद्धि कर सके। जीवधारी कौन है? जो गति कर सके, जो स्थान परिवर्तन कर सके, इत्यादि तमाम प्रकार के हमने आपको लक्षण बताए कि उन्हें हम जीवधारी कहते हैं। और हमने आपको ये भी बताया कि हमारे इस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरे संसार में लगभग 14 लाख से अधिक जंतु की प्रजातियां और 5 लाख से अधिक पादप की प्रजातियां हैं जो कि ज्ञात कर चुकी गई हैं। तो ऐसे ही हमारा हाई स्कूल में सबसे पहला हमारा चैप्टर है लाइफ प्रोसेस का, जीवन की प्रक्रियाएं, कि आखिर जीवन की प्रक्रियाएं क्या हैं। और इस चैप्टर को सबसे पहले चालू करने से पहले हम समझेंगे कि आखिर जीवन क्या होता है, क्योंकि जब हम लाइफ समझेंगे तब लाइफ प्रोसेस आसानी से समझ जाएंगे। हम जीवन के बारे में जान लेंगे आखिर जीवन क्या होता है। और जीवन को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर जीव क्या होता है, कहाँ से आ गया ये जीव। आखिर ऐसे ही तो पृथ्वी पे जीव आ नहीं गया, जीव आने का तो कुछ बाय कैरेक्टर होगा, कैसे जीव आया। ऐसे ही हम होमो सेपियंस तो बन नहीं गए होंगे, आखिर पहले कुछ बने होंगे, फिर उसमें धीरे 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 सुधार हुआ होगा, उसके बाद तब हम इतने खड़े होमो सेपियंस बन गए। तो क्या हिस्ट्री है इस पृथ्वी पे हम मानवों का, हम जीवों का, हम एनिमल्स का। आइए सबसे पहले हम उसको ये समझते हैं। ध्यान दीजिए, हम चलते हैं सबसे पुरानी हिस्ट्री की तरफ। जब कभी पृथ्वी की खोज हुई होगी, जब कभी पृथ्वी का निर्माण हुआ होगा, पृथ्वी के बारे में भी होल डिस्क्रिप्शन आपको एक लेक्चर में विधिवत मिल जाएगा कि आखिर पृथ्वी होता क्या है, पृथ्वी बनी कहाँ से, पृथ्वी की उत्पत्ति क्या हुई, और पृथ्वी पे और क्या क्या चीज़ें हुई, कैसे पृथ्वी पे और चीज़ों का निर्माण हुआ, कैसे जीव आए, कैसे पादप आए। इसका एक लेक्चर आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। लेकिन पृथ्वी पर जीवों का कैसे निर्माण हुआ, क्योंकि हमारा पाठ है जीवन की प्रक्रियाएँ, तो जीवन की प्रक्रियाएँ पढ़ने से पहले हमें जीवों के बारे में पढ़ना होगा। जीव क्या है, उसका जीवन क्या है, तब आसानी से हम जीवन की प्रक्रिया समझ लेंगे। ध्यान दीजिए, जब कभी इस पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति हुई होगी तो उस पे सबसे पहले पहला जीव आया होगा। लेकिन बात यह है कि पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति हुई कैसे, अर्थ पे लाइफ आया कैसे। तो इसकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। विभिन्न प्रकार के साइंटिस्टों ने, डिफरेंट काइंड्स ऑफ साइंटिस्ट गिव अ मेनी टाइप ऑफ थियरी अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ अर्थ ऑफ ह्यूमन। पृथ्वी पर मनुष्यों के इतिहास के बारे में, पृथ्वी पर मनुष्यों की उत्पत्ति के बारे में, जीव की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों ने अपने विभिन्न प्रकार के सिद्धांत दिए हैं। उन्हीं में से कुछ वैज्ञानिकों का सिद्धांत हम आपके बीच में साझा करते हैं कि जब पृथ्वी पूर्ण रूप से ठंडी हो गई,
उसका सबसे ऊपरी परत, जिसे हम भूपर्पटी कहते हैं, अपर पोर्शन ऑफ द अर्थ, जब वो पार्ट कोल्ड हो गया, ठंडा हो गया, मॉइस्चराइज हो गया, तो उस पर हुआ क्या कि जहाँ, क्योंकि पृथ्वी है तो पृथ्वी तो सपाट होगी नहीं, लेवल तो होगा नहीं, स्मूथ तो होगा नहीं, कहीं उसमें गड्ढे होंगे, कहीं उसमें ऊंचास होगा, कहीं उस पर माउंट होंगे, कहीं उस पर गर्त होंगे, गड्ढे होंगे, पॉन्ड्स होंगे। तो जब उन सभी गड्ढों में बरसात के कारण उसमें पानी रुक गया, जब उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए, तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंस न्यूक्लियस की वजह से उसमें जब टकराव हुआ, तो उस टकराव की वजह से डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूक्लियस व्हेन दे आर रिकॉम्बिनेंट टू विद ईच अदर, देन इट मेक ए वन टाइप ऑफ अ लिविंग बीइंग। तो उन सभी न्यूक्लियस के टकराव की वजह से क्या हुआ, एक नए जीव का निर्माण हुआ और पृथ्वी पर आने वाला सबसे पहला जीव आ गया, जो कि कौन है, प्रोटोजोवंस है। पृथ्वी पे आने वाले सबसे पहले जीव प्रोटोजोवंस, या फिर आप कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक्स के सभी एनिमल। तो अब क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी पर सबसे पहले आने वाला जीव कौन है, तो उसका आंसर होगा आर्कीबैक्टीरिया। जी हाँ, विभिन्न प्रकार की एग्जाम्स में, बोर्ड के एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आखिर पृथ्वी पे सबसे पहले आने वाला जीव क्या है। कोई वायरस कहता है, कोई बैक्टीरिया कहता है, कोई फंजाई कहता है, बट स्टूडेंट्स अर्थ पे सबसे पहले आने वाला एनिमल कौन है, आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया ये अर्थ पे सबसे पहले आने वाला एनिमल है। इस तरीके से पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति हुई, इवोल्यूशन हुआ अर्थ पे ह्यूमन का, लाइफ का, इस तरीके से उत्पत्ति हुई और धीरे धीरे विकास का क्रम, इवोल्यूशन का क्रम विधिवत बढ़ता रहा, ग्रोथ करता रहा, लेबल करता रहा और धीरे 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 प्रोटोजोवंस अर्थ पे आए, प्रोटिस्टा, प्रोटोजोवंस आए, प्रोटिस्टा से प्रोटोजोवंस आए, प्रोटोजोआ के बाद फिर पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, स्केलोहेल्मिन्थेस, एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, एकाइनोडर्मेट्स, कार्डेट्स, इस तरीके से हम ह्यूमन इस अर्थ पे आ गए। तो ये होल डिस्क्रिप्शन है हमारे इस अर्थ का। हमारे अर्थ की इवोल्यूशन का भी एक जल्दी आप सभी को वीडियो मिल जाएगा, अर्थ का इवोल्यूशन और ह्यूमन का इवोल्यूशन, साथ में आपको जल्दी वीडियो बनेगा। तो अब हम आते हैं अपने चैप्टर पर। हमने ये समझ लिया कि पृथ्वी पर उत्पत्ति जीवों की कैसे हुई। अब ये समझेंगे कि जीवन क्या होता है। जीव तो समझ लिया कि जो श्वास ले, जो ग्रोथ करे, बढ़े, जो गमन करे, जो श्वसन ले, जो परिसंचरण करे, जो उत्सर्जन करे, उसे जीव कहते हैं। लेकिन जीवन क्या होता है? जीवन वो है जिसमें हम तमाम प्रकार की भौतिक क्रियाएं करते हैं, वो जीवन है। और वो जीवन है और जो उसमें प्रक्रियाएं करते हैं। जीवन क्या है? हमारा जीवन, जो हर एक जीव जीता है वो जीवन है और उसमें जितनी भौतिक प्रक्रियाएं करते हैं वो जीवन की प्रक्रिया है। जैसा कि आपके पाठ का नाम है लाइफ प्रोसेस, जीवन की प्रक्रिया। तो आइए समझते हैं कि जीवन की प्रक्रियाएं क्या क्या होती हैं। इसमें सबसे पहले हमें यह समझना है कि सजीव और निर्जीव क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। हमारा सबसे पहला टॉपिक है लिविंग एंड नॉन लिविंग। What's the difference between living and non-living? Here is a very similar difference between living and non-living. कहते हैं ना सजीव और निर्जीव। सजीव कौन है? जिसके अंदर जान है वह सजीव है। निर्जीव कौन है? जिसके अंदर जान नहीं है वो निर्जीव है। ठीक? सजीव कौन है? जो जीवों की तरह से कैरेक्टराइज कर रहा है, मतलब श्वास ले रहा है, ग्रोथ कर रहा है, ये सभी इत्यादि जिसके अंदर कैरेक्टर आ गए वो सजीव है। लेकिन हमने बताया कि बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज द एक्सेप्शन ऑफ साइंस। जीव विज्ञान विज्ञान का अपवाद है, क्योंकि इसमें ढेरों सारों ऐसे अपवाद मिले हैं जहां पर जाकर वैज्ञानिकों का जो एक तथ्य होता है वह गड़बड़ हो जाता है। और जैसे कि आपने देखा ही है 9th की क्लास में, कौन है जो कि सजीव और निर्जीव के बीच को खराब कर देता है? वो है वायरस। वायरस क्या है? वायरस
इट इज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस इज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। यह जो वायरस होता है, जो विषाणु होता है, यह सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी है। इसीलिए विभिन्न प्रकार के साइंटिस्टों ने बायोलॉजी की एक नई परिभाषा बना दी कि बायोलॉजी इज द इंसेप्शन ऑफ साइंस। जीव विज्ञान विज्ञानों का अपवाद है। जीव विज्ञान विज्ञान का अपवाद है, क्योंकि ये जो वायरस है ये यहाँ पे क्रिएशन डिस्क्रीन करता है, इंसेप्शन डिस्क्रीन करता है। क्योंकि वायरस जब तक हमारे एटमॉस्फेयर में है, एनिमल के कंटेक्ट में जब तक नहीं है, तब तक वो नॉन लिविंग की तरह कैरेक्टर क्रिएट करता है। लेकिन जैसे ही वो लिविंग किसी एनिमल के स्पर्श में आया, किसी एनिमल के कांटेक्ट में आया, होस्ट के कांटेक्ट में आया, तो वह तुरंत उसके बॉडी में इंटर करके उसका प्रोटोप्लाज्म लेकर लिविंग के जैसे कैरेक्टर क्रिएट करने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि वायरस इज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। और इसको आप रेड डाटा बुक में लिखिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन नीट में भी कई बार पूछा गया है। तो अब हम समझेंगे कि लिविंग क्या है और नॉन लिविंग क्या है। लिविंग कौन है? जो ग्रोथ करे वो लिविंग है, और नॉन लिविंग जो ग्रोथ ना करे। अगला कैरेक्टर क्या है? जो रिस्पायरेशन करे, RESPIRATION, रिस्पायरेशन, सांस ले, वो कौन है? सजीव है। और जो श्वास ना ले वो निर्जीव है। और जो पाचन करे वो सजीव है, जो पाचन ना करे वो निर्जीव है। आखिर आराम से, हालांकि छोटी सी बात है, जो निर्जीव है वो क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। और इसके साथ कुछ आपको एग्जाम्पल लिखने हैं। सजीवों के क्या एग्जाम्पल है? हम सजीव लिख लीजिए, गाय, भैंस, कुत्ता, बैल इत्यादि, पेड़ पौधे, ये सभी क्या है? सजीव है। निर्जीव क्या है? निर्जीव में आप लिख लीजिए चेयर, बेड, फुटबॉल, साइकिल, मोटरसाइकिल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दीज आर नॉन लिविंग मटेरियल्स। ओके, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। Now we are come to our chapter life process. What is life process? हमने आप सभी को पहले ही बता दिया कि एक एनिमल, एक लिविंग बीइंग अपने होल लाइफ के दौरान जितने साल वो जीता है, एक एनिमल अपने पूरे जीवन काल में जितने साल वो जीता है, जितने टाइम तक वो जीता है, उस टाइम के दौरान, उस लाइफ साइकिल के दौरान वो जितने प्रकार की प्रोसेस करता है, चाहे वो केमिकल है, चाहे वो फिजिकल है, जो भी वर्क्स वो करता है, वो लाइफ प्रोसेस कहलाता है। जैसे कि हमारा सबसे पहले है डाइजेशन। डाइजेशन हमने आपको बताया कि एक लिविंग बीइंग अपने पूरे लाइफ साइकिल के दौरान जितने वर्ष वह पृथ्वी पर जीता है, उस पूरे लाइफ साइकिल के दौरान वह जो जो मैकेनिज्म करता है, जो जो क्रियाएं वो करता है, वो क्रिया चाहे भौतिक है, चाहे रासायनिक है, चाहे फिजिकल है, चाहे केमिकल है, चाहे जिस प्रकार की वो क्रिया है, वह लाइफ प्रोसेस कहलाती है। तो जीव क्या करता है? सबसे पहला हमारा टॉपिक है डाइजेशन, कि जीव पाचन करता है। पाचन क्या है? जटिल और अघुलनशील पदार्थों को, कॉम्प्लेक्स एंड नॉन सॉल्युबल मटेरियल्स को सिंपल और सॉल्युबल मटेरियल को में कन्वर्ट करना ही हमारा पाचन कहलाता है। यानी जटिल एवं अघुलनशील पदार्थ, जो घुलनशील ना हो, पदार्थ को सरल एवं घुलनशील पदार्थ में बदलना ही सिंपल सा डेफिनेशन है, पाचन कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। तो यह जैविक प्रक्रिया कहलाती है, लाइफ प्रोसेस कहलाता है। पाचन हो गया। अगला है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन श्वसन करना। तो लाइफ प्रोसेस के दौरान ये भी आती है कि श्वसन है। अगला क्या है? सर्कुलेशन। सर्कुलेशन मतलब परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र, कि हमारे
लाइफ प्रोसेस के दौरान हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, कैसे प्योर ब्लड आता है, कैसे इम्प्योर ब्लड आता है, क्या हार्ट होता है, क्या उसमें उसकी मैकेनिज्म होते हैं और ब्लड क्या है, इट एक्सेट्रा एक्सेट्रा प्रोसेस इज कम इनटू सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन, उत्सर्जन, यानी हमने डाइजेशन किया, रिस्पायरेशन किया, सर्कुलेशन किया, अब जो हमारा एक्स्ट्रा मटेरियल्स, रॉ मटेरियल जो बेकार पदार्थ बचता है, अब उसका एक्सक्रीशन करना, ये भी लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत आता है। इसके बाद फिर हमारा आया रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिकॉज इट इज द मेन कैरेक्टर ऑफ एनिमल। सभी जीवों का यह मुख्य लक्षण होता है। दिस इज द मेन कैरेक्टर ऑफ एनिमल दैट दे हैड रिप्रोड्यूस एक्ट्स लाइक देम एनिमल। वह अपने हूबहू संतानों को उत्पन्न करता है। इट इज द मेन कैरेक्टर ऑफ एनिमल्स, इट इज द मेन कैरेक्टर ऑफ लिविंग बीइंग्स और लाइफ। तो ये तमाम प्रक्रियाएं जो हमने यहाँ पे लिखी हैं, यह सभी किसके अंतर्गत आती हैं? लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत आती हैं, जीवन की प्रक्रियाओं के अंतर्गत आती है। और अब इन्हीं प्रक्रियाओं का हम होल रूप से डिस्क्रिप्शन करेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इन सभी के बारे में हम विधिवत पढ़ेंगे कि आखिर क्या डाइजेशन सिस्टम है, क्या रिस्पायरेशन है, सर्कुलेशन क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सभी प्रकार की प्रक्रियाओं को अब हम विधिवत पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम शुरू करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को। सबसे पहले हम शुरू करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को। हमारा पहला सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा पहला सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अगर आप यूपी बोर्ड वाले हैं और बोर्ड पे लिखना देख रहे हैं कि अरे ये सर इंग्लिश में सब लिख रहे हैं, तो आप एकदम इस पर कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि बायोलॉजी में हम जितना ही इंग्लिश में चीज़ों को याद करेंगे वो हमें अच्छे से याद होंगी, क्योंकि जो जीव विज्ञान में हिंदी में वर्ड लिखे रहते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप के होते हैं, वो हमें याद नहीं हो पाते। जैसे कि उदाहरण ले लीजिए प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। यदि हम हेरना शुरू करें, ढूंढना शुरू करें, तो लगभग 80% एबव 80% ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको अभी यह पूर्ण रूप से नहीं ज्ञान है, वो करंटली नहीं जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को हिंदी में क्या कहते हैं। उसे सु केंद्र की एंड पूर्व केंद्री करते हैं। आजकल के आपकी एनसीईआरटी के बुक में भी यह नहीं लिखा है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सीधे लिख दिया है, क्योंकि लेकिन ये क्या है, इंग्लिश का वर्ड है। तो इसलिए ज़्यादा हिंदी के चक्कर में नहीं जाना है, क्योंकि हमें आगे बायोलॉजी को इंग्लिश नहीं पढ़ना है। तो एकदम डरना नहीं है, एकदम टेंशन ले लेना है, हर एक चीज़ को बड़ी आसानी से, बड़ी आराम से पढ़ेंगे। तो हमारा सबसे पहला सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। सबसे इंटरेस्टेड चैप्टर है हमारा ये, क्योंकि फिजियोलॉजी एक ऐसा पॉइंट होता है जिसे हर एक स्टूडेंट एक नए नज़रिए से पढ़ता है। 9th तक हम एक्सेट्रा एक्सेट्रा डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल के बारे में पढ़ते हैं कि वो एनिमल कैसा है, उस फाइलम का एनिमल कैसा है, प्रोटोजोअन्स कैसे हैं, काइनोडर्मेट्स कैसे हैं, आर्थ्रोपोड्स कैसे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन जैसे ही हम 10th में ये फिजियोलॉजी का चैप्टर देखते हैं तो एक नया इंटरेस्ट हमारे अंदर आता है कि अरे यार हाँ, फिजियोलॉजी मतलब ये हमारे बारे में है। हम अब समझेंगे कि हमारे अंदर एक मैकेनिज्म कैसे होती है, कैसे हम डाइजेशन करते हैं, कैसे फूड को लिए, तो आखिर वो फूड गया कहाँ पे, क्या क्या है सिस्टम उसमें, कैसे डाइजेशन हुआ और फिर हुआ कैसे, फिर क्या हुआ, हाँ ब्लड का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो इन सभी प्रक्रियाओं का हम पूर्ण रूप से डिस्कशन करेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। इस सिस्टम के दौरान विभिन्न प्रकार के ग्लैंड्स को हम वो विधिवत पढ़ेंगे, और उसे पढ़ने से पहले हमें पढ़ना होगा कि आखिर न्यूट्रिशन क्या होता है, पोषण क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है। ये भी बोर्ड की एग्जामों में कई बार पूछा गया है, तो इसे हम रेड डाटा बुक में लिखेंगे, नोट करेंगे। न्यूट्रिशन, इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर हाई स्कूल एग्जाम। मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ आप सभी के लिए। Nutrition is the important for board exam, for all board,
वो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे आईसीआईसी बोर्ड हो, क्योंकि अब हर एक जगह पे एनसीईआरटी ही पढ़ी जा रही है। तो इट इज़ द इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। तो हमारा इसमें क्वेश्चन है कि न्यूट्रिशन क्या है, पोषण क्या है, कैसे जीव पोषण लेता है, क्या जीव खाता है और उसको पोषण क्या होता है। इसमें आपको बहुत कन्फ्यूजन होता है कि सर पोषण क्या है, हम इसे समझ नहीं पा रहे हैं, पोषण का मतलब क्या होता है। तो देखिए कि जीवों के द्वारा भोजन, हम जो खाते हैं, भाई हमें जीवन जीना है तो हमें खाना खाना पड़ेगा। तो इसका एक सिंपल डिफिनीशन है कि हम जो कुछ भी खाते हैं उसी को पोषण कहते हैं। हम जो खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, विटामिन ले रहे हैं, कैल्शियम ले रहे हैं, प्रोटीन्स ले रहे हैं, फैट ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, तो जितने भी प्रकार की चीज़ें हैं वो सभी न्यूट्रिशन कहलाता है। और अभी हम आगे इस न्यूट्रिशन में ये सभी पढ़ेंगे, कैल्शियम, विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सभी एक्सेट्रा हम इस सभी में अभी पूर्ण रूप से पढ़ेंगे। तो न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन, विच मटेरियल डू वी ईट, कोई भी पदार्थ जो भी हम खाते हैं उसी को न्यूट्रिशन कहते हैं, उसी को पोषण कहते हैं। दैट इज क्लियर। तो पोषण क्या है, जो हम खा रहे हैं, जो हम ग्रहण कर रहे हैं फूड मटेरियल, वो क्या है, हमारा पोषण है। अब बात ये होती है कि पोषण की आखिर आवश्यकता क्या है, व्हाट इज द नीड्स ऑफ न्यूट्रिशन। पोषण हमने समझ लिया कि पोषण क्या है, हम जो खा रहे हैं वो पोषण है। लेकिन अब बात यह आती है कि आखिर पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ी हमारे बॉडी में, व्हाट इज द नीड्स ऑफ न्यूट्रिशन, नीड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण की आखिर आवश्यकता क्या हुई। क्योंकि साइंस में हर चीजों का एक क्वेश्चन मार्क होता है, जहां क्वेश्चन मार्क है वहीं साइंस है कि आखिर यार क्यों ये होता है, पोषण आवश्यकता क्यों है। तो पोषण क्या होता है, अब नीड्स ऑफ न्यूट्रिशन, नीड्स ऑफ फूड, नीड्स क्या उसकी आवश्यकता होती है कि हम भोजन लेना है, हम इसको अब समझेंगे। तो न्यूट्रिशन का सबसे पहला हमारा पॉइंट ये है कि एनर्जी, एनर्जी हमारे बॉडी में जितने भी मैकेनिज्म हो रहा है, जो हमारा लाइफ प्रोसेस है, उसको करने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अरे भाई सिंपल सी बात है, यदि हमारे बॉडी में ताकत ही नहीं रहेगी, एनर्जी ही नहीं रहेगी, तो हम कोई मैकेनिज्म कर ही नहीं पाएंगे, चाहे वो फिजिकल है चाहे वो केमिकल है, वो हम उसे नहीं कर पाएंगे। हमारे जो ये सिस्टम है, इसको भी करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या होगा, एनर्जी। न्यूट्रिशन इज most needed, most important for us because we get from the nutrition many kinds of energy in the form of ATP, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो हमारा भोजन, हमारा पोषण हमारे लिए क्या आवश्यक है, क्यों, क्योंकि हम उसके द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं और जिसके द्वारा हम विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं। अगला टॉपिक क्या है, अगला हमारा इसमें टॉपिक पॉइंट है ग्रोथ। भाई यदि हम पोषण नहीं लेंगे, यदि हम भोजन नहीं खाएंगे तो हमारी वृद्धि कैसे होगी। यदि हमारी वृद्धि नहीं होगी तो हम लंबे नहीं होंगे, बड़े नहीं होंगे, हमारा मानसिक विकास भी नहीं होगा, शारीरिक विकास, मतलब कि जो हमारे न्यूट्रिशन है ये केवल शारीरिक विकास के लिए नहीं, फिजिकल डेवलप के लिए नहीं, मेंटली डेवलप के लिए भी आवश्यक होता है। हमारे अंदर ये जो ये मैकेनिज्म हो रही है डाइजेशन, जो कि केमिकल और फिजिकल दोनों में इसमें मैकेनिज्म होती है, इसके लिए भी ग्रोथ की आवश्यकता होती है, इसके लिए भी न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए हमारे लिए पोषण, हमारे लिए भोजन आवश्यक है। अगला पॉइंट है कि रिपेयर ऑफ डैमेज पार्ट। अगला पॉइंट है इसमें रिपेयरिंग ऑफ डैमेज पार्ट, रिपेयरिंग ऑफ डैमेज पार्ट, रिपेयरिंग ऑफ डैमेज पार्ट, यानी हमारे शरीर के अंगों में जो अंग टूट जाते हैं, आप लोग देखे होंगे दुर्घटनावश, एक्सीडेंटवश कहीं आप जा रहे हैं और आपको लग गया कहीं पे, वो ऑटोमेटिकली उससे खून निकलने लगा, ब्लड निकलने लगा, ब्लड का रिसाव होने लगा, और आप देखते हैं कि कुछ ही समय बाद उसके ऊपर एक परत बन जाता है, कवर बन जाता है और ब्लड निकलना बंद हो जाता है। व्हाट इज दिस, इसका क्या थॉट है, इसका भी थॉट है, क्योंकि वहाँ पे ये न्यूट्रिशन काम करता है।
जिसके द्वारा हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पे टूट फूट जाते हैं तो उनका वो जल्दी से वहाँ पे जाकर मरम्मत कर देता है, उसको कैल्शियम कार्बन सी और किसी जो की आवश्यकता है वो समझ आते हैं। इसे भी हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। जब हम ब्लड पढ़ेंगे तो उसमें हम यह अच्छे तरीके से बताएंगे कि आखिर क्या मेथड होता है कि जहाँ पे कट जाता है तो वहाँ पे ब्लड का रिसाव बंद हो जाता है कुछ समय बाद। तो रिपेयरिंग फॉर डैमेज पार्ट, शरीर के टूटे फूटे अंगों के लिए भी न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, क्योंकि न्यूट्रिशन के द्वारा ही हमें विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन एक्सेट्रा एक्सेट्रा मटेरियल हमें न्यूट्रिशन के द्वारा ही मिलता है। तो दिस इज द मेनी काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ न्यूट्रिशन, that why nutrition is important for us, what is the needs of nutrition. So this is the needs of nutrition, because in the develop of our body nutrition is most important, in the growth of our body nutrition is most important, because when the nutrient material will not take us, then our body is not developed. So nutrition is important for growth, and also it is the important for repairing of damaged part of our body. हमारे अंगों का कोई भी हमारा अंग यदि टूट फूट रहा है तो उसकी मरम्मत करने के लिए भी न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। तो ये भी काइंड है, ये भी नीड्स है हमारे लिए न्यूट्रिशन का। तो अब आज के लेक्चर को यहीं पे रोका जाता है। अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कि न्यूट्रिएंट मटेरियल और क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन क्या है, फैट क्या है, लिपिड क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है इसमें, और इसमें आपको पढ़ने में भी बहुत आनंद आएगा। तो जुड़े रहिए माय बायोलॉजी क्लासेस में। जल्द ही आपसे नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक नमस्कार, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।